Hello students, today we will start with a new chapter. Its name is gravitation. Gravitation. Now in this आप लोग ये चीज़ देख सकते होंगे, यहाँ पे ग्रेविटेशन में ग्रेविटी की बात हो रही है। ग्रेविटी मतलब जो आप लोग फील करते हो अर्थ पे रह करके, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल ये स्केच पेन का ढक्कन है, इसको हमने छोड़ा और ये नीचे गिर गया। इसको हमने ऊपर किया, जैसे छोड़ा नीचे गिर गया। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन इस ग्रेविटी जो थी, सबको पता थी ये क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है। लेकिन इसके पीछे का लॉ, या क्यों ऐसा होता है कि हर चीज़ नीचे गिरती है, अर्थ हर चीज़ पुल क्यों करता है, पुल करता है ग्रेविटी की वजह से करता है, ये पता था। लेकिन नीचे ही क्यों गिरता है ये नहीं पता था। फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइजैक न्यूटन। इन्होंने क्या किया, अराउंड 1687 अराउंड क्या हुआ, ये एक बगीचे में बैठे थे। ही वॉज अ फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन टू, ठीक है। फिजिसिस्ट भी थे, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, एंड ही वॉज अ जीनियस एट इस टाइम एंड टिल नाउ ही वॉज अ जीनियस, ठीक है। तो आप लोगों ने इनका नाम तो पहले भी सुना होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, ये एक पार्क में बैठे थे जहाँ पे सेब का बाग था, ठीक है, ठीक है। ये कहीं यहाँ पे बैठे हुए थे। तो जब ये यहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ पे जो ऊपर सेब थे वो लगे हुए थे। एक टाइम पे क्या हुआ, कुछ हवा चली थी और एक सेब आकर के इनके सर पे गिरा। जो कहते हैं कि सर पे भी गिरा है, लेकिन कहीं बगल में भी गिरा होगा तो क्या होता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इट वॉज अ स्टोरी दैट ही वॉज सिटिंग इन अ गार्डन ऑफ एप्पल, हाँ, देन एन एप्पल फेल ऑन हिज हेड, देन ही रियलाइज्ड what is gravity. Everyone was knowing what is gravity, but no one realized how it works. But Newton, when he was sitting in that park of apple trees, उन्होंने ये realize किया कि जब एप्पल गिरा तो वो नीचे क्यों गिरा। वो एप्पल जो था वो राइट में भी जा सकता था, लेफ्ट में भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता था, लेकिन वो नीचे ही क्यों गिरा। इसके पीछे न्यूटन का दिमाग चलने लगा। न्यूटन ने सोचा ये नीचे क्यों गिरा, इसके पीछे का कोई तो लॉजिक होगा। फिर उन्होंने ग्रेविटी को अच्छे से पढ़ा, स्टडी किया और कुछ लॉज दिए, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ लगता क्या है, वो चीज़ तो आपको पता है। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो टूवर्ड्स द अर्थ पुल हो जाते हैं। द ऑब्जेक्ट्स आर पुल्ड टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू फोर्स नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो आप लोग को पता है, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ किया और टुवर्ड्स द अर्थ क्यों होता है, इसके लिए इन्होंने लॉ दिया, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन्होंने ये लॉ दिया था। ये कभी कभी एग्जाम में सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी आता है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ फाइंडिंग्स फाइंड आउट की थी, ठीक है। और इनके हिसाब से जो लॉ था ग्रेविटेशन का वो कुछ ऐसा था कि अगर दो बॉडीज़ हैं ए और बी, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करती हैं और इनका कुछ मास है, ठीक है, ए का भी कुछ मास होगा, मान लेते हैं m, और दूसरे का b मान लेते हैं स्मॉल m। स्मॉल m का ये मतलब नहीं है कि इसका मास कम होगा, दोनों का मास बराबर भी हो सकता है, ठीक है। m इक्वल टू m हो सकता है, ठीक है, m ग्रेटर देन m हो सकता है स्मॉल m दूसरे वाले का, और m लेस देन m हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम मास को अभी ले नहीं रहे हैं, बस ये समझ सकते हैं कि दो अलग अलग मास हैं। तो जब दो बॉडीज़ ऐसे होती हैं कुछ डिस्टेंस पे, तो इन्होंने ये बताया था कि दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। ये बॉडी
इस बॉडी को ए बॉडी बी बॉडी को अपनी तरफ पुल करता है, ये अपनी तरफ इसको खींचता है। पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, पुश होता है अपने से दूर ढकेलना, यहाँ पे ये अपनी तरफ खींच रहा है। ए बी को अपनी तरफ खींचता है और बी ए को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। और बीच में अगर हम इन दोनों को देखें और इनके सेंटर्स को मिलाएं तो ये लाइन कुछ सेंटर से जाती है, जो कि इमेजिनरी लाइन होती है, वो एक तरह से आपस में एक दूसरे को सेंटर से खींचते हैं। ये जो एरो है इसका मतलब ये है कि ए बी को अपनी तरफ खींच रहा है और यहाँ पे बी ए को अपनी तरफ खींच रहा है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ए का मास है 100 kg और इसका मास है 50 kg, तो 50 kg वाला 100 kg को कम फोर्स से खींचेगा और 100 kg वाला बी को ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में और वो बराबर का होता है। और ये जो होता है वो होता है एक एक्शन रिएक्शन पेयर। ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट पार्ट है जो कि सब लोग गलत कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस d, देन विच काइंड ऑफ पेयर इट इज, then you will write it is an action reaction pair। action reaction pair क्यों कहते हैं? आपने लॉ ऑफ मोशन में थर्ड लॉ पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो फोर्स B लगाता है A को अपनी तरफ पुल करने के लिए, वैसे उतना ही फोर्स A लगाता है B को अपनी तरफ पुल करने के लिए। तो फोर्स जो लगते हैं वो इक्वल लगते हैं, ठीक है। जो ये फोर्स है ये इक्वल होता है, क्योंकि इक्वल होता है तो हम सिर्फ F से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जब दो चीज़ें एक डिस्टेंस में प्लेस्ड होती हैं और उनका एक मास होता है, तो जो फोर्स लगता है, पहली बहुत ज़रूरी बात, जो फोर्स लगता है दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द टू बॉडीज या ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दूसरा चीज़ उन्होंने बोला था, when two objects are placed at some distance, then the force is inversely proportional to the distance between the two, the square of the distance between the two। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक जो डिस्टेंस है d है, यहाँ पे मानी हमने d। तो फोर्स उन्होंने ये फाइंडिंग की थी कि फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू n। रिमेंबर ये m n छोटा बड़ा, इसके मतलब ये नहीं होगा कि दोनों का मास, छोटे वाले का मास कम है, ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन में अगर दिया है दो बॉडी का मास, तो जो उसमें लिखा होगा मास m1 लिखा होगा और m2 लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो ऑब्जेक्ट A एंड ऑब्जेक्ट B लिखा होगा। जो भी मास होगा उसको यहाँ पे पुट करेंगे, उसमें छोटा बड़ा का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो आपस में प्रोडक्ट तो हो ही जाएगा। सो अब हम इन दोनों से फाइंडिंग निकाल सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू n, m इंटू m स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। तो आप लोगों को पता होगा मैथमेटिकली जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो अगर उसे हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। दिस इज़ अ मैथमेटिकल रूल, ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, मैथमेटिकल रूल है कि जब भी एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट ज़रूर आता है उसको बैलेंस करने के लिए। तो फाइनल फॉर्मूला हो जाता है F इक्वल्स टू m स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर, और ये जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है g, ये आता है कांस्टेंट, और इसका मतलब ये कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अलग अलग चीज़ों, मास के हिसाब से और डिस्टेंस के हिसाब से बदलता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसमें कुछ इन्होंने लॉ दिया है तो उसकी ज़रूरत क्या है। ये एक फॉर्मूला आपका हो गया, मेन फॉर्मूला इस चैप्टर में सबसे मेन फॉर्मूला यही है। अब ये जो
लॉ है तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो पहला इम्पोर्टेंस जो है वो है कि ये अर्थ को बाइंड करता है, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ। हर चीज़ अर्थ से जुड़ी हुई क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ग्रेविटी की बात हो रही है, हर चीज़ इसीलिए जुड़ी है क्योंकि वो फोर्स लगाती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, विच न्यूटन सेड कि जब दो बॉडीज़ होती हैं कुछ डिस्टेंस पे तो वो फोर्स लगाती हैं। वो किस चीज़ की बॉडी है, मेटल की बॉडी है, प्लास्टिक की बॉडी है, फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्लास्टिक की बॉडी है लेकिन तब भी अर्थ उसको पुल कर रही है, ठीक है। तो इसी फोर्स की वजह से हम सब बाइंड है अर्थ से। दूसरा है मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। जो मून है हमारे अर्थ के चक्कर क्यों लगाता है, क्योंकि वो सारी सेरेस्ट्रियल चीज़ें जितना भी सोलर सिस्टम यूनिवर्स में है, इसीलिए इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते थे, लेकिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन कहने का रीज़न ये है कि ये पूरे यूनिवर्स में एक अप्लाई होता है। मतलब जैसे आप अर्थ के बाहर जाओ, सोलर सिस्टम में जाओ, गैलेक्सीज में जाओ, इंटर गैलेक्सीज में चले जाएं, तो उसमें कहीं भी हो, ये एक लॉ है जो हर जगह अप्लाई होता है। इसीलिए सारी बॉडीज़, जो सेरेस्ट्रियल बॉडीज़ जिसे हम प्लैनेट्स कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, सन, स्टार्स, हर चीज़ पे ये अप्लाई होता है। इसीलिए मोशन ऑफ अर्थ, ये अर्थ है, ये मून है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटी काम कर रही होती है। इसीलिए ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है मून अर्थ पे और अर्थ मून पे, इसीलिए ये अर्थ के साथ अटैच रहता है। और बाकी भी बॉडीज़ जो हैं पूरे यूनिवर्स में, वो आपस में इसीलिए इतना कोऑर्डिनेशन के साथ बंधी हुई हैं ड्यू टू दिस लॉ ऑफ मोशन। और तीसरा है, थर्ड थिंग इज मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ का खुद का मोशन अराउंड द सन। जैसे यहाँ पे दो, ये अर्थ थी, ये मून था, इनका मोशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से चलता है। वैसे ही अर्थ और सन के बीच का जो मोशन होता है, ये सन है और ये अर्थ है, तो जो इसका पाथ है और ये जो ऑर्बिट है इसका, जिसमें ये रेवोल्यूशन करता है अर्थ, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से बाइंडेड है। इसीलिए ये पॉसिबल है कि ये मोशन अर्थ कर पा रहा है सन के, नहीं तो ये एक अर्थ स्टेशनरी कहीं खड़ा होता है या फिर एग्जिस्टेंस में ना होता। फोर्थ, टाइड्स। टाइड्स का क्या होता है, टाइड्स आते हैं ड्यू टू मून। मून क्या करता है, अर्थ के ऊपर प्रेशर लगाता है और अर्थ मून के ऊपर प्रेशर लगाता है। मून पे तो कोई चीज़ है नहीं लिक्विड जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो, सॉलिड पार्ट है, लेकिन अर्थ में वाटर का परसेंटेज ग्राउंड अर्थ, सॉलिड अर्थ से ज़्यादा है, लैंड से ज़्यादा ग्राउंड वाटर है। इसीलिए वाटर्स जो होते हैं वो मून पुल करता है अपनी तरफ। इसीलिए जो टाइड्स आती हैं, वेव्स होते हैं, हाई टाइड आती है, लो टाइड आती है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे शायद आगे। हाई टाइड आती है, लो टाइड आती है, वेव्स होते हैं, ठीक है। ये सब मून के कारण होता है, क्योंकि मून अर्थ पे अपना पुल लगाती है, तो वो पानी को पुल कर लेती है, क्योंकि वो तो लिक्विड है और बड़े आसानी से पुल ऑन हो जाता है। और वो छोटी बॉडी है, इसीलिए सारा सामान अर्थ का, जो हम लोग यहाँ पे अर्थ पे खड़े हैं तो हम मून की तरफ खींचे नहीं चले जा रहे हैं, क्योंकि ये उतने इफेक्टिवली पुल नहीं कर पाते जितना अर्थ इसको पुल करता है। ये तब भी उतना स्ट्रॉन्ग पुल होता है कि वाटर को वेव्स और टाइड्स के फॉर्म में डिस्टर्ब कर सके। Okay, now in the next class we will study about free fall of an object. Thank you class.